हेलो एवरीवन। मेरा नाम है संदीप दास गुप्ता एंड वेलकम टू अचीवर्ली। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 जियोग्राफी का चैप्टर 2 का पार्ट 1 शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर 1 का लेक्चर अपलोड हो चुका है और मैंने क्लास 8 जियोग्राफी का एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जो लोग नए आए हैं वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। मैं पढ़ाते हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को स्टार मार्क करता हुआ चलूंगा, तो अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं आप भी उन पॉइंट्स को स्टार मार्क कर लें, या फिर अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो अपने नोट्स में उन पॉइंट्स को लिख लें, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एनसीईआरटी के बुक्स को आप एनसीईआरटी के वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहां से आप इस बुक को डाउनलोड कर लें और आज का लेक्चर देखने के बाद एक बार इस चैप्टर को पढ़ लें, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चैप्टर 2, लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस। भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। आज हम लोग चैप्टर 2 के पार्ट 1 को कवर करेंगे। इसमें हम लैंड, सॉइल और लैंडस्लाइड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। इन अ स्मॉल विलेज इन तंजानिया, अफ्रीका, माम्बा गेट्स अप वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग टू फेच वाटर। इस चैप्टर में दो एग्जाम्पल से समझाया गया है कि विभिन्न स्थानों में जब लोग रहते हैं तो उनके जीवन व्यतीत करने के तरीके में बहुत अंतर होता है। अफ्रीका में तंजानिया के एक छोटे से गांव में माम्बा नाम की एक लड़की रहती है। वो सुबह जल्दी उठ के पानी लाने जाती है। तंजानिया अफ्रीका के एक छोटे गांव में माम्बा पानी लाने के लिए प्रातः शीघ्र उठती है। She has to walk a long way and returns after a few hours. उसे बहुत दूर जाना पड़ता है पानी लाने के लिए, और वो पानी लेके कुछ घंटों बाद लौटती है। उसे बहुत दूर जाना पड़ता है और वो कुछ घंटों के बाद लौटती है। She then helps her mother in the house and joins her brothers in taking care of their goats. घर वापस आके माम्बा अपनी माँ की मदद करती है घर के काम में, और अपने भाइयों की भी मदद करती है बकरियों की देखभाल करने में। इसके उपरांत वो घर के कार्यों में अपनी माँ का हाथ बटाती है और अपने भाइयों की बकरियों की देखभाल में मदद करती है। All her family owns is a piece of rocky land around their small hut. उसके परिवार के पास रॉकी लैंड यानी चट्टानी भूमि का एक भाग है, जहां पे उसका परिवार एक छोटी सी झोपड़ी में रहता है। उसके पूरे परिवार के पास उनकी छोटी झोपड़ी के चारों ओर चट्टानी भूमि का एक भाग है। माम्बा's father can barely grow some maize and beans on it after toiling hard. चट्टानी जमीन पर माम्बा के पिताजी बहुत मेहनत करके थोड़ी बहुत मेज और बीन्स उगा पाते हैं। माम्बा के पिता कठिन परिश्रम के बाद मात्र कुछ मक्का और सेम ही उगा सकते हैं। दिस इज नॉट इनफ टू फीड देयर फैमिली फॉर दी होल ईयर। अनाज इतनी पर्याप्त मात्रा में नहीं उगती कि पूरे साल भर उसके परिवार के खाने का इंतजाम हो सके। फिर भी ये उनके परिवार के साल भर के खाने के लिए पर्याप्त नहीं है। पीटर लिव्स इन द हार्ट of the sheep rearing region in New Zealand, where his family runs a wool processing factory. हम लोगों ने तंजानिया के एग्जाम्पल को देखा, अब न्यूजीलैंड के एग्जाम्पल को देखेंगे। पीटर न्यूजीलैंड में शीप रियरिंग रीजन यानी भेड़ पालन प्रदेश में रहता है। वहां उसकी फैमिली
वुल प्रोसेसिंग फैक्ट्री चलाती है। पीटर न्यूजीलैंड के भेड़ पालन प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में रहता है, जहां उसका परिवार ऊन प्रक्रमण करने का कारखाना चलाता है। एवरी डे when he returns from school, Peter watches his uncle taking care of their sheep. पीटर जब हर रोज स्कूल से लौटता है तो अपने अंकल को देखता है कि वो भेड़ों की देखभाल कर रहे हैं। प्रतिदिन जब पीटर स्कूल से लौटता है, वो अपने चाचा को अपनी भेड़ों की देखभाल करते हुए देखता है। Their shipyard is situated on a wide grassy plain with hills in the far distance. उनका जो शिपयार्ड है वो एक ग्रास प्लेन के पास है ताकि शीप्स को चढ़ने के लिए घास मिलती रहे। उनका भेड़ों का बाड़ा कुछ दूरी पर पहाड़ियों से लगे हुए एक विस्तृत घास के मैदान पर स्थित है। इट इज मैनेज्ड इन अ साइंटिफिक वे यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। पीटर की फैमिली जो शीप्स का ध्यान रख रही हैं, वुल प्रोसेसिंग फैक्ट्री चला रही है, इसमें वे लोग साइंटिफिक मेथड्स और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। वहां नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए एक वैज्ञानिक विधि से इसका प्रबंध किया जाता है। पीटर्स फैमिली ऑल्सो ग्रोज वेजिटेबल्स थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग। पीटर की फैमिली वेजिटेबल्स भी ग्रो करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के द्वारा। पीटर का परिवार जैविक कृषि द्वारा सब्जियां भी उगाता है। माम्बा एंड पीटर स्टे इन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड लीड वेरी डिफरेंट लाइव्स। माम्बा और पीटर दोनों एकदम अलग अलग जगहों पे रहते हैं, जिसके वजह से उनके रहने के तरीकों में, जीवन व्यतीत करने के तरीकों में फर्क है। माम्बा और पीटर विश्व के दो विभिन्न स्थानों में रहते हैं और उनके जीवन व्यतीत करने में बहुत अंतर है। दिस डिफरेंस इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस इन द क्वालिटी ऑफ लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, एनिमल्स एंड द यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी। दोनों के जीवन में जो अंतर है वो है बिकॉज ऑफ फर्स्ट क्वालिटी ऑफ लैंड, यानी भूमि की गुणवत्ता। माम्बा रॉकी लैंड पे रह रही थी, वहीं पीटर ग्रासी लैंड के पास रहता था। सेकंड, सॉइल, मिट्टी उतनी उपजाऊ नहीं थी माम्बा जहां पे रहती है, तभी मुश्किल से मेज और बीन्स उग पा रहे थे, वहीं पीटर की फैमिली ऑर्गेनिक फार्मिंग कर पा रहे थे। थर्ड, वाटर अवेलेबिलिटी, माम्बा को हर रोज पानी लाने के लिए दूर जाना पड़ता था। फोर्थ, नेचुरल वेजिटेशन कैसा है दोनों जगहों पे। फिफ्थ, एनिमल्स। सिक्स्थ, टेक्नोलॉजी का यूज करके पीटर की फैमिली वुल प्रोसेसिंग फैक्ट्री चला रहे हैं, वहीं तंजानिया में माम्बा के परिवार के पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। ये विभिन्नता भूमि की गुणवत्ता, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणियों और प्रौद्योगिकी के उपयोग की भिन्नता के कारण है। द अवेलेबिलिटी ऑफ सच रिसोर्सेस इज द मेन रीजन प्लेसेस डिफर फ्रॉम ईच अदर। इन स्थानों का एक दूसरे से भिन्न होने का मुख्य कारण इस प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता है। अब हम लोग का पहला टॉपिक है लैंड, भूमि। लैंड इज अमॉन्ग द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेस। लैंड यानी भूमि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है। इट कवर्स ओनली अबाउट 30% of the total area of the Earth's surface, and all parts of this small percentage
are not habitable. अर्थ सरफेस के पूरे एरिया का सिर्फ 30% ही लैंड है और इस 30% लैंड में भी बहुत ऐसी जगह है जहां हम रह नहीं सकते, यानी आवास योग्य नहीं है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत के भी सभी भाग आवास योग्य नहीं है। The uneven distribution of population in different parts of the world is mainly due to varied characteristics of land and climate. किसी जगह पे कितनी आबादी रहेगी ये वहां के लैंड और क्लाइमेट यानी भूमि और जलवायु पे डिपेंड करता है। इसी वजह से पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन यानी जनसंख्या वितरण अनइवन यानी असमान पाया जाता है, क्योंकि लैंड और क्लाइमेट हर जगह की अलग अलग होती है। कहीं पे बहुत अच्छा क्लाइमेट हो और भूमि भी अच्छी हो तो वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा होगा, ज्यादा लोग रहेंगे। वहीं कहीं क्लाइमेट अच्छा ना हो, लैंड भी अच्छा नहीं हो तो वहां पे पॉपुलेशन कम होगा। मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। The rugged topography, steep slopes of the mountains, low-lying areas susceptible to waterlogging, desert areas, thick forested areas are normally sparsely populated or uninhabited. Rugged topography मतलब उबड़ खाबड़ वाली जमीन, माउंटेन की स्टीप स्लोप्स, लो लाइंग एरियाज मतलब जो नॉर्मल जमीन से नीचे होते हैं, जहां थोड़ी सी बारिश हो जाए तो पानी इकट्ठा होने का डर होता है। डिजर्ट एरियाज घने जंगल, ऐसे रीजन्स जहां या तो बहुत ठंडी पड़ती है या बहुत गर्मी पड़ती है। ऐसे जगहों पे पॉपुलेशन या तो कम होता है या तो होता ही नहीं है, कोई रहता ही नहीं है ऐसे जगहों पे। उबड़ खाबड़ स्थलाकृति, पर्वतों के तीव्र ढाल, जलाक्रांत संभावित निम्न क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र एवं सघन वन क्षेत्र सामान्यतः विरल अथवा निर्जन है। प्लेन्स एंड रिवर वैलीज ऑफर सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर, हेंस these are the densely populated areas of the world. प्लेन और रिवर वैलीज के पास कृषि बहुत अच्छे से की जा सकती है। यहां जमीन भी उपजाऊ होती है और पानी भी अवेलेबल होता है, तो ऐसे जगह डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं। उर्वर मैदानों और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, इसलिए ये स्थान विश्व के सघन बसे क्षेत्र हैं। 90% of the world population occupies only 30% of land area. वर्ल्ड का 90% ऑफ द पॉपुलेशन 30% ऑफ द लैंड पे ही रहता है। विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहती है। द रिमेनिंग 70% ऑफ द लैंड is either sparsely populated or uninhabited. बाकी 70% ऑफ द लैंड पे या तो बहुत कम आबादी रहती है या तो रहती ही नहीं है। शेष 70% भूमि पर या तो विरल जनसंख्या है या वो निर्जन है। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है लैंड यूज, भूमि उपयोग। लैंड इज यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस such as agriculture, forestry, mining, building houses, roads, and setting up of industries. This is commonly termed as land use. लैंड को डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है, जैसे कृषि के लिए, फॉरेस्ट्री के लिए यानी पेड़ लगाने के लिए, माइनिंग के लिए, घर बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए,
इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए, एक्सेट्रा। ये जो अलग अलग चीजों के लिए लैंड को यूज किया जा रहा है, इसे ही लैंड यूज यानी भूमि उपयोग कहते हैं। भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि, वानिकी, खनन, सड़कों और उद्योगों की स्थापना। साधारणतः इसे भूमि उपयोग कहते हैं। द यूज ऑफ लैंड is determined by physical factors such as topography, soil climate, minerals, and availability of water. लैंड का यूज इस बात पे डिपेंड करता है कि लैंड का फिजिकल फैक्टर यानी भौतिक कारक कैसे हैं। फॉर एग्जाम्पल, टोपोग्राफी कैसी है? अगर जमीन प्लेन हुआ तो कृषि की जा सकती है, इंडस्ट्री सेटअप किया जा सकता है। मिट्टी अच्छी हुई तो कृषि अच्छे से होगी। जलवायु कैसा है? मिनरल्स अवेलेबल होंगे तो वहां पे माइनिंग की जा सकेगी। वाटर अवेलेबिलिटी अच्छी होगी तो फैक्ट्री सेटअप किया जा सकेगा, कृषि अच्छे से की जा सकेगी। भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता। Human factors such as population and technology are also important determinants of land use pattern. Land use human factors पे भी डिपेंड करता है। जो दो ह्यूमन फैक्टर्स हैं वो है पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी। जहां पॉपुलेशन ज्यादा होगा वहां सड़क बनाई जाएगी, बिल्डिंग्स बनाए जाएंगे। जहां लोग रह रहे हैं और पास में कोई इंडस्ट्री है तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इंडस्ट्री से होने वाले पॉल्यूशन को कम किया जाएगा। तो ये दो ह्यूमन फैक्टर्स हो गए लैंड यूज में। मानवीय कारक जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। लैंड कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एज प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। लैंड को ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप यानी स्वामित्व के आधार पर क्लासिफाई किया जा सकता है। एक है प्राइवेट लैंड यानी किसी के प्राइवेट ओनरशिप में है, और दूसरा है कम्युनिटी लैंड यानी कोई कम्युनिटी उस लैंड को ओन करती है। स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा जा सकता है। प्राइवेट लैंड is owned by individuals, whereas community land is owned by the community for common uses like collection of fodder, fruits, nuts और medicinal herbs. प्राइवेट लैंड किसी एक इंडिविजुअल की होती है, वहीं कम्युनिटी लैंड में कम्युनिटी का ओनरशिप होता है। कम्युनिटी लैंड का यूज फॉडर, फ्रूट्स, नट्स, मेडिसिनल हर्ब्स के लिए होता है और इनका उपयोग उस कम्युनिटी के हर सदस्य कर पाएंगे। निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है, जबकि सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व में होती है। सामान्य रूप से इसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे चारा, फलों, नट या औषधीय बूटियों को एकत्रित करना। These community lands are also called common property resources. ऐसे कम्युनिटी लैंड्स को कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस यानी साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। इस पॉइंट को आप स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि ये आपसे पूछा जा सकता है। इस सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। People and their demands are ever growing, but the availability of land is limited. लोगों की आबादी बढ़ रही है और आबादी बढ़ने के साथ लोगों की डिमांड्स भी बढ़ रही हैं, लेकिन हमारे पास जो लैंड अवेलेबल है वो लिमिटेड है। जनसंख्या और उनकी मांग
सदैव बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। द क्वालिटी ऑफ लैंड ऑल्सो डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। लैंड की क्वालिटी भी अलग अलग जगहों की अलग अलग है। स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है। People started encroaching the common lands to build up commercial areas, housing complexes in the urban areas, and to expand the agricultural land in the rural areas. जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ा और लैंड की अवेलेबिलिटी सेम रही, तो इंक्रोचमेंट शुरू हो गया। कॉमन लैंड्स जो पहले ओपन स्पेसेस थे, वहां पे अब कमर्शियल एरियाज बनने लगे हैं। अर्बन एरियाज यानी शहरी क्षेत्रों में हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस बनने लगे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि करने के लिए जंगलों को साफ किया जा रहा है। लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनाधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। टुडे द वास्ट चेंजेस इन द लैंड यूज पैटर्न also reflect the cultural changes in our society. आजकल जो लैंड यूज पैटर्न है, वो हमारे समाज में कल्चरल चेंज और इकोनॉमिकल चेंज दोनों को दिखाता है। अगर आपके पास पैसे कम हैं, तो आप छोटे से घर में रह सकते हैं, लेकिन अगर आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग हैं, तो फिर आप विला या पॉश एरिया में फ्लैट का डिमांड करने लगेंगे। इसी तरीके से जब सांस्कृतिक क्षेत्र में परिवर्तन आता है, तो हमारा लैंड यूज पैटर्न भी चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आजकल हम लोग मॉल्स में जाके शॉपिंग करना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि वेस्टर्न कल्चर में लोग शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं शॉपिंग करने के लिए। तो इस वजह से जो लैंड यूज पैटर्न है, उसमें हम लोग चेंजेस पाते हैं, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा शॉपिंग मॉल्स बनने लगे हैं लोगों के लिए। आज भूमि उपयोग प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं। लैंड डिग्रेडेशन, लैंडस्लाइड्स, सॉइल इरोजन, डिजर्टिफिकेशन are the major threats to the environment because of the expansion of agriculture and construction activities. ये जितने भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हैं, हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस बनाए जा रहे हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस बनाए जा रहे हैं, एग्रीकल्चरल लैंड को एक्सपैंड करने के लिए जंगल काटे जा रहे हैं, इनका हमें निगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। इन सब के वजह से ही लैंड डिग्रेडेशन, लैंडस्लाइड्स, सॉइल इरोजन, डिजर्टिफिकेशन जैसे मेजर थ्रेट्स हमें फेस करने पड़ते हैं। वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है। इस डायग्राम में लैंड यूज में चेंजेस को दिखाया गया है। देखिए, इमेज 1 में छोटे छोटे झोपड़ी वाले घर दिख रहे हैं, ग्रीनरी है, कृषि हो रही है, एक आदमी हल लेकर जा रहा है। फिर इमेज 2 में अब पक्के मकान बनने लग गए हैं, गांव में इलेक्ट्रिसिटी आ गई है, ट्रैक्टर यूज होने लग गए हैं और कृषि अभी भी हो रही है। फिर इमेज 3 में अब बड़े बड़े मकान बनने लग गए हैं, गाड़ियां चलने लग गई हैं, कृषि जहां होता था वहां अब एक छोटा सा मैदान है, लेकिन अभी भी थोड़ा थोड़ा ओपन एरिया है यहाँ पे। फिर इमेज 4 में देखिए, सब कुछ बहुत ज्यादा कंजस्टेड हो गया है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो है कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स, भूमि संसाधन का संरक्षण। ग्रोइंग पॉपुलेशन and their ever growing demand has led to a large scale destruction
of forest cover and arable land and has created a fear of losing this natural resource. पॉपुलेशन और उनकी डिमांड बढ़ने के कारण बहुत लार्ज स्केल पे जंगलों को साफ किया गया है, कृषि भूमि को साफ किया गया है ताकि वहां पे हाउसिंग, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस बनाए जा सकें। और इन सब के वजह से हमारा जो नेचुरल रिसोर्स है वो समाप्त होने का डर पैदा हो जाता है। बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। इससे इस प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हो गया है। Therefore, the present rate of degradation of land must be checked. जिस रेट से लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है उसे रोकना होगा, तभी हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स को अचीव कर पाएंगे और अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए नेचुरल रिसोर्सेस को बचा पाएंगे। इसलिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य ही रोकना चाहिए। एफॉरेस्टेशन, लैंड रिक्लेमेशन, regulated use of chemical pesticide and fertilizers, and checks on overgrazing are some of the common methods used to conserve land resources. लैंड रिसोर्सेस को कंजर्व करने के लिए एफॉरेस्टेशन किया जाना चाहिए, मतलब पेड़ लगाए जाने चाहिए, लैंड रिक्लेमेशन करना चाहिए। देखिए, भूमि पे जब कृषि करते हैं तो तरह तरह के फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड डाल देते हैं जिससे भूमि खराब हो जाती है। तो लैंड रिक्लेमेशन यानी भूमि सुधार करना चाहिए। फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स के यूज को रेगुलेट करना चाहिए और इन सब का यूज बैलेंस्ड वे में करना चाहिए। पशुओं द्वारा ओवरग्रेजिंग नहीं करवाना चाहिए, उससे भी लैंड डिग्रेड होता है। वन रोपण, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनियमित उपयोग तथा अतिचारण पर रोक आदि भूमि संरक्षण के लिए प्रयुक्त कुछ सामान्य तरीके हैं। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है सॉइल, मृदा। द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। इट इज क्लोजली लिंक्ड टू लैंड। अर्थ के सरफेस पे जो पतला सा ग्रेनी सब्सटेंस होता है उसे सॉइल कहते हैं। सॉइल लैंड से जुड़ा होता है। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। ये भूमि से निकटता से जुड़ी हुई है। लैंडफॉर्म्स डिटरमाइन द टाइप ऑफ सॉइल। हमें किस तरह का सॉइल मिलेगा ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि वहां पे किस तरह का लैंडफॉर्म था। जब उस लैंडफॉर्म का वेदरिंग होगा तो हमें सॉइल मिलेगा। स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। सॉइल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स एंड वेदर्ड रॉक्स फाउंड ऑन द अर्थ। सॉइल यानी मृदा एक प्रकार का मिश्रण है जिसमें ऑर्गेनिक मैटर यानी जैव पदार्थ, मिनरल्स यानी खनिज और वेदर्ड रॉक्स पाए जाते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। दिस हैपेंस थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। सॉइल जो बनता है वो वेदरिंग यानी अपक्षय के प्रोसेस से बनता है। ये अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। वेदरिंग, द ब्रेकिंग अप एंड डिके ऑफ एक्सपोज्ड रॉक्स बाय टेम्परेचर चेंजेस, फ्रॉस्ट एक्शन, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन एक्टिविटी। जमीन के ऊपर जो रॉक्स हैं जब वो हवा में एक्सपोज्ड होती हैं टेम्परेचर चेंजेस की वजह से, यानी सुबह गर्मी
और रात में ठंडी, फ्रॉस्ट एक्शन के वजह से, एनिमल एंड ह्यूमन एक्टिविटी के वजह से, विंड के वजह से, फ्लोइंग वाटर के वजह से रेगुलरली वो ब्रेक होती हैं और धीरे धीरे बहुत सालों में छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते हैं। इस प्रोसेस को वेदरिंग यानी अपक्षय कहते हैं। अपक्षय तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पौधों, प्राणियों और मनुष्यों के क्रियाकलाप द्वारा अनावृत शैलों का टूटना और क्षय होना। द राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक द सॉइल फर्टाइल। जब मिनरल्स यानी खनिज और ऑर्गेनिक मैटर यानी जैव पदार्थ का मिक्सचर परफेक्ट होता है, तब जो सॉइल है वो फर्टाइल सॉइल बनता है। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। इट टेक्स 100 years टू मेक जस्ट 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल। 1 सेंटीमीटर सॉइल का निर्माण होने में लगभग 100 साल लग जाते हैं। केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। देखिए, इस इमेज में हमें सॉइल प्रोफाइल यानी मृदा परिच्छेदिका को दिखाया गया है। सबसे नीचे होता है आपका पेरेंट रॉक यानी जनक चट्टाने। इसी पेरेंट रॉक पे डिपेंड करता है कि सॉइल कैसा होगा, सॉइल का कलर कैसा होगा, उसका टेक्सचर कैसा होगा, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक्सेट्रा कैसी होंगी। जब इस पेरेंट रॉक का वेदरिंग होता है यानी अपक्षय होता है, तो फिर सेकेंड लेयर बनती है जो होता है आपका वेदर्ड रॉक मटेरियल यानी अपक्षयी चट्टानी पदार्थ। फिर थर्ड लेयर में हमें सब सॉइल यानी उपमृदा मिलती है। इसमें सैंड, सिल्ट और क्ले भी पाए जाते हैं। और जो लास्ट लेयर है, जो टॉप लेयर है, उसमें टॉप सॉइल होता है यानी ऊपरी मृदा होती है। इसमें ह्यूमस और वेजिटेशन यानी पेड़ पौधे मिलते हैं। ह्यूमस आपका एक ऑर्गेनिक मैटर है जो डेड लीव्स, प्लांट्स, एनिमल्स से बनता है और उसे जमीन पे डालते हैं ताकि प्लांट्स ग्रो कर सकें। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, मृदा निर्माण के कारक। द मेजर फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन आर द नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स। सॉइल फॉर्मेशन यानी मृदा निर्माण के जो मेजर फैक्टर्स हैं वो है पेरेंट रॉक एंड क्लाइमेट यानी जनक चट्टाने और जलवायु। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, अगर पेरेंट रॉक बेसाल्टिक रॉक है तो हमें वहां पे ब्लैक सॉइल देखने को मिलेगी। वैसे ही क्लाइमेट कैसा है यानी वहां टेम्परेचर कैसा है, रेनफॉल कैसा है, ये फैक्टर्स वेदरिंग के रेट को डिटरमाइन करते हैं यानी अपक्षय की दर को तय करते हैं कि कितना फास्ट या कितना स्लो वेदरिंग का प्रोसेस होगा। मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनक शैल का स्वरूप और जलवायविक कारक हैं। अदर फैक्टर्स आर द टोपोग्राफी, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल एंड टाइम टेकन फॉर द कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। जो दूसरे फैक्टर्स हैं सॉइल फॉर्मेशन में वो है टोपोग्राफी, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल और टाइम। मृदा निर्माण के अन्य कारक स्थलाकृति, जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय है। ऑल दिस डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अलग अलग स्थानों में ये भिन्न भिन्न हैं। इस डायग्राम में सॉइल फॉर्मेशन के फैक्टर्स को दिखाया गया है। फर्स्ट है हमारा पेरेंट रॉक। इसको हमने समझ लिया है कि पेरेंट रॉक ही डिटरमाइन करता है कि सॉइल का कलर, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होंगी। पेरेंट रॉक में जो मिनरल्स होंगे, वेदरिंग होने के बाद सॉइल में भी वही मिनरल्स होंगे। सॉइल की परमिएबिलिटी यानी कितनी इजीली पानी पास हो रहा है सॉइल से, ये भी पेरेंट रॉक पे ही
डिपेंड करता है। सेकंड फैक्टर है रिलीफ। किस ऑल्टीट्यूड पे सॉइल फॉर्मेशन हो रहा है। अगर स्लोप है तो वहां पे मिट्टी रुक नहीं पाएगी और नीचे बह जाएगी। और सॉइल एक जगह पे कितना इकट्ठा हो रहा है, ये सब हमें रिलीफ से पता चलता है। फिर थर्ड फैक्टर है फ्लोरा, फाउना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर फ्लोरा फाउना कम हुआ किसी जगह पे तो वहां ह्यूमस भी कम बनेगा, और किसी जगह पे फ्लोरा फाउना अगर अधिक हुआ तो वहां पे ह्यूमस अधिक बनेगा। फिर फोर्थ फैक्टर है टाइम। जितना टाइम मिलेगा सॉइल प्रोफाइल उतना ही थिक होगा और परफेक्ट बनेगा। कम टाइम में सॉइल प्रोफाइल अच्छा नहीं बनेगा। और लास्ट फिफ्थ है क्लाइमेट। इसको भी हमने समझ लिया है। टेम्परेचर, रेनफॉल, वेदरिंग के रेट को डिटरमाइन करेगा और ह्यूमस फॉर्मेशन के रेट को भी डिटरमाइन करेगा। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स। मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। सॉइल इरोजन एंड डिप्लीशन आर द मेजर थ्रेट्स टू सॉइल एज ए रिसोर्स। सॉइल हमारे लिए एक नेचुरल रिसोर्स है, लेकिन डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग एक्सेट्रा के वजह से सॉइल इरोजन और डिप्लीशन जैसी समस्या सामने आ रही है, जो कि एक मेजर थ्रेट है। मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य खतरे हैं। बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स कैन लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल्स। ह्यूमन फैक्टर एज वेल एज नेचुरल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है सॉइल डिग्रेडेशन के लिए। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है। फैक्टर्स which lead to soil degradation are deforestation, overgrazing, overuse of chemical fertilizers or pesticides, rainwash, landslides and floods. Deforestation यानी पेड़ काटना, ओवरग्रेजिंग यानी पशुओं द्वारा ज्यादा चरना, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स के ओवर यूज से सॉइल का डिग्रेडेशन हो सकता है, और ये सब ह्यूमन फैक्टर्स हैं। नेचुरल फैक्टर्स हैं रेन वॉश, यानी पेड़ नहीं है तो बहुत तेज वर्षा हुई तो सॉइल इरोजन हो जाएगा। लैंडस्लाइड्स और फ्लड्स से भी सॉइल डिग्रेडेशन होता है। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, वर्षा दोहन, भूस्खलन और बाढ़ है। Some methods of soil conservation are listed below. मृदा संरक्षण की कुछ विधियां निम्न प्रकार हैं। मल्चिंग, the bare ground between plants is covered with a layer of organic matter like straw. It helps to retain soil moisture. प्लांट्स के रोज के बीच में मिट्टी को स्ट्रॉ जैसे ऑर्गेनिक मैटर से ढक दिया जाता है ताकि सॉइल का जो मॉइस्चर है यानी आर्द्रता है वो बनी रहे। देखिए, मान लीजिए ये रो 1 है, यहां पे प्लांट्स उगाए जा रहे हैं, और ये रो 2 है, यहां पे भी प्लांट्स उगाए जा रहे हैं, और ये बीच में सॉइल है। तो इसको स्ट्रॉ से पूरा कवर कर दिया जाता है, पूरा कवर कर दिया जाता है ताकि सॉइल में जो मॉइस्चर है वो बनी रहे। मल्च बनाना, पौधों के बीच अनावृत भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है। इससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। कॉन्टूर बैरियर्स, स्टोन्स, ग्रास, सॉइल आर यूज्ड टू बिल्ड बैरियर्स along contours. Trenches are made in front of the barriers to collect water. कॉन्टूर्स के पास स्टोन, ग्रास, सॉइल का इस्तेमाल करके बैरियर्स बनाए जाते हैं
देखिए, मान लीजिए कोई स्लोप है और यहां पे एक फार्मिंग स्ट्रिप है। यहां पे फार्मिंग होती है, तो ये जो कॉन्टूर है, यहां पे स्टोन्स का इस्तेमाल करके, ग्रास का इस्तेमाल करके, सॉइल का इस्तेमाल करके इसको ऊंचा कर दिया जाता है, ताकि यहां से जो पानी है वो धीरे धीरे रिस के नीचे जाए, तेजी से न जाए। और इसके जस्ट नीचे आपका ट्रेंच बना दिया जाता है, यानी खाई बना दिया जाता है, ताकि जो पानी यहां से रिस के नीचे की तरफ आ रहा है वो यहां पे कलेक्ट हो सके। समोच्च रेखीय रोधिकाएं। समोच्च रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयां बनाई जाती हैं। रॉक डैम। Rocks are piled up to slow down the flow of water. This prevents gullies and further soil loss. जब तेज बहते हुए पानी की स्पीड को धीमा करते हैं, उसके रास्ते में रॉक्स को पाइल अप करके उसे रॉक डैम कहते हैं। जब पानी का स्पीड स्लो हो जाता है तो सॉइल इरोजन कम हो जाता है और गलीज यानी नालियां भी सेफ रहती हैं। देखिए, मान लीजिए यहां से बहुत तेजी से पानी फ्लो करके जा रहा है। अगर इसके रास्ते में रॉक्स को एक के ऊपर एक रख के पाइल अप कर दिया जाए तो इसी को रॉक डैम कहते हैं। और इसके वजह से इस पानी का स्पीड कम हो जाता है और सॉइल इरोजन भी कम हो जाता है। चट्टान बांध। ये जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। ये नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को रोकते हैं। टेरेस फार्मिंग। ब्रॉड फ्लैट स्टेप्स और टेरेसेस are made on the steep slopes so that flat surfaces are available to grow crops. They reduce surface runoff and soil erosion. Steep slopes यानी तीव्र ढलान पे फ्लैट स्टेप्स और टेरेसेस बनाए जाते हैं और उसी पे फार्मिंग की जाती है। देखिए, मान लीजिए ये कोई हिली स्लोप है। इस पे ना तो फार्मिंग हो सकती है और अगर बारिश हो गया तो बहुत तेजी से सॉइल इरोजन भी हो जाएगा। इसके वजह से इस हिल स्लोप को स्टेप्स में बना लेते हैं। फिर इन जगहों पे आपकी फार्मिंग भी हो सकती है और अगर बारिश हुई तो पानी रुक रुक के नीचे की तरफ जाएगा, तो जिससे सॉइल इरोजन भी आपका कम होगा और फार्मिंग भी आसानी से इन फ्लैट सरफेसेस पे की जा सकेगी। वेदिका फार्म। चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। इनसे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन कम होता है। ये आपका टेरेस फार्मिंग हो गया। इंटरक्रॉपिंग। Different crops are grown in alternate rows and are sown at different times to protect the soil from rain wash. इसमें अल्टरनेट रोज में अलग अलग क्रॉप्स उगाई जाती हैं और ऐसा करके सॉइल इरोजन को कम किया जाता है। देखिए, मान लीजिए ये आपका रो 1 है, ये आपका रो 2 है, ये आपका रो 3 है और ये आपका रो 4 है। रो 1 में आपका वीट उगाया जा रहा है, रो 2 में मेज, फिर रो 3 में वीट और रो 4 में फिर से मेज। तो ऐसा करके सॉइल इरोजन को रोका जाता है। बीज की फसल उगाना। वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती हैं। ये हो गया आपका इंटरक्रॉपिंग। Contour plowing. Plowing parallel to the contours of a hill slope
to form a natural barrier for water to flow down the slope. एक हिली स्लोप पे पानी के बहते हुए डायरेक्शन का पता करके जब उस हिल पे फ्लोइंग किया जाए यानी जुताई की जाए, फार्मिंग की जाए, तो ये एक नेचुरल बैरियर प्रोवाइड करते हैं पानी को, और पानी स्पीड के साथ नीचे नहीं गिरती, रिस रिस के नीचे गिरती है और सॉइल इरोजन कम होता है। समोच्च रेखीय जुताई एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समानांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। देखिए इस डायग्राम में कॉन्टूर फ्लोइंग को दिखाया गया है। ये आपका एक हिली सरफेस है। यहाँ पे देखिए कॉन्टूर्स बनाए गए हैं और यहाँ पे आपकी फार्मिंग हो रही है। तो इन फार्मिंग होने के वजह से, फ्लोइंग होने के वजह से, यहाँ पे जो जुताई की जा रही है उसके वजह से जो पानी है वो तेजी के साथ नीचे नहीं गिर पाएगा। पानी रिस रिस के नीचे जाएगा और इसके वजह से सॉइल इरोजन कम होगा। इस डायग्राम में देखिए टेरेस फार्मिंग को दिखाया गया है। ये आप देख सकते हैं एक हिली सरफेस है, तो यहाँ पे ये टेरेसेस मतलब फ्लैट सरफेसेस बनाए गए हैं और इसी के ऊपर आपकी फार्मिंग होती है। तो जब बारिश होगी तो ये पानी रुक रुक के नीचे की तरफ गिरेगा, तो इसके वजह से भी सॉइल इरोजन कम होगा। शेल्टर बेल्ट्स इन द कोस्टल एंड ड्राई रीजन्स, rows of trees are planted to check the wind movement to protect soil cover. कोस्टल एरियाज में, ड्राई रीजन्स में जब हवा चलती है तो सॉइल इरोजन होता है। उसे कम करने के लिए शेल्टर बेल्ट्स यानी रक्षक मेखला का प्रयोग किया जाता है। इसमें बहुत सारे पेड़ लगा दिए जाते हैं जिससे विंड के वजह से सॉइल इरोजन ना हो पाए, क्योंकि पेड़ विंड को ब्लॉक कर देते हैं। रक्षक मेखलाएं तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। देखिए इस डायग्राम में शेल्टर बेल्ट्स को दिखाया गया है। यह आप देख सकते हैं यहां पे लाइन से ऐसे ट्रीज को प्लांट किया गया है ताकि जब विंड चले तो ये पेड़ उस विंड को ब्लॉक कर दे और सॉइल इरोजन ना हो। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है लैंडस्लाइड्स, भूस्खलन। लैंडस्लाइड्स आर सिंपली डिफाइंड एज द मास मूवमेंट ऑफ रॉक, डेब्रिस और अर्थ डाउन ए स्लोप। जब रॉक्स, डेब्रिस यानी मलबा, मिट्टी किसी स्लोप से नीचे गिरती है तो उसे लैंडस्लाइड कहते हैं। भूस्खलन को सामान्य रूप से शैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहद संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। दे ऑफन टेक प्लेस इन कंजंक्शन विथ अर्थक्वेक्स, फ्लड्स एंड वोल्केनोज। लैंडस्लाइड्स मोस्टली अर्थक्वेक, फ्लड या वोल्केनिक इरप्शन के साथ होते हैं। वे प्रायः भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी के साथ घटित होते हैं। A prolonged spell of rainfall cause heavy landslide that can block the flow of river for quite some time. जब लंबे समय तक बारिश होती है तो इस वजह से भी लैंडस्लाइड्स हो सकते हैं। लैंडस्लाइड से जो मलबा आता है वो रिवर के फ्लो को ब्लॉक कर सकता है। लंबे समय तक भारी वर्षा होने से भूस्खलन होता है। ये नदी के प्रवाह को कुछ समय के लिए अवरुद्ध कर देता है। The formation of river blocks can cause havoc to the settlements downstream on its bursting. जब ये ब्लॉकेजेस खुलते हैं तो नदी का पानी बहुत तेजी से नीचे की ओर जाता है और डाउनस्ट्रीम में जो सेटलमेंट्स हैं, आवास हैं, उनको तबाह कर देता है। नदी अवरुद्धता के अचानक फूट पड़ने से निचली घाटियों के आवासों में विध्वंस आ जाता है।
In the hilly terrain, landslides have been a major and widely spread natural disaster that often strike life and property and occupy a position of major concern. हिली एरियाज में लैंडस्लाइड एक मेजर नेचुरल डिजास्टर है जो प्रॉपर्टीज को, ह्यूमन लाइफ को संकट में डालता है। पहाड़ी भूभाग में भूस्खलन एक मुख्य और विस्तृत रूप से फैली प्राकृतिक आपदा है जो प्रायः जीवन और संपत्ति को आघात पहुंचाती है और चिंता का एक मुख्य विषय है। अ केस स्टडी, एक वस्तु स्थिति अध्ययन। अ मैसिव लैंडस्लाइड हिट पंजी विलेज नियर रेकोंग पेओ in Kinnauр district of Himachal Pradesh and damaged a 200-meter stretch of Old Hindustan-Tibet Road National Highway 22। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में रेकोंग पियो के निकट पंजी गांव में बड़े भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय महामार्ग 22 की पुरानी हिंदुस्तान तिब्बत सड़क का 200 मीटर तक का भाग नष्ट हो गया। This landslide was triggered by intense blasting at पंजी विलेज। पंजी गांव में एक ब्लास्ट के वजह से ये लैंडस्लाइड हुआ था। ये भूस्खलन पंजी गांव में तीव्र विस्फोटन द्वारा हुआ था। Due to the blasting, this weak zone of the slope collapsed and caused intense damage to the road एंड नियर बाई विलेजेस। इस ब्लास्ट के वजह से जो स्लोप था वो कमजोर पड़ गया और कोलैप्स कर गया और आसपास के गांव, रोड्स को भी हानि पहुंचाई। विस्फोटन के कारण ढाल का ये कमजोर क्षेत्र नीचे गिर गया जिसके कारण सड़क और गांव के आसपास के क्षेत्र को क्षति पहुंची। पंजी विलेज वॉज कंप्लीटली वैकेटेड to avoid any possible loss of life। पंजी गांव को किसी संभावित मानव विनाश से बचाने के लिए पूर्ण रूप से खाली करा दिया गया था। अब हम लोग पढ़ेंगे मिटिगेशन मैकेनिज्म के बारे में। न्यूनीकरण क्रियाविधि। एडवांसमेंट इन साइंटिफिक टेक्निक्स हैज एम्पावर्ड अस टू अंडरस्टैंड व्हाट फैक्टर्स कॉज लैंडस्लाइड्स एंड हाउ टू मैनेज देम। हमारे साइंटिफिक टेक्निक्स में एडवांसमेंट ने हमें ये समझने में मदद की है कि लैंडस्लाइड्स किन वजहों से आते हैं और उन्हें मैनेज करने का, रोकने का तरीका क्या है। वैज्ञानिक प्रविधियों के विकास से हमें समझने की शक्ति मिली है कि भूस्खलन उत्पन्न होने के कौन कौन से कारक हैं और उनका प्रबंधन कैसे करना है। सम ब्रॉड मिटिगेशन टेक्निक्स ऑफ लैंडस्लाइड आर एज फॉलोज। भूस्खलन को रोकने की कुछ प्रविधियां निम्न हैं। हैजार्ड मैपिंग टू लोकेट एरियाज प्रोन टू लैंडस्लाइड्स, हेंस सच एरियाज कैन बी अवॉइडेड फॉर बिल्डिंग सेटलमेंट्स। हम हैजार्ड मैपिंग के द्वारा ये पता कर सकते हैं कि लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज कौन कौन से हैं, मतलब लैंडस्लाइड आने के चांसेस कहां ज्यादा है और फिर वहां पे सेटलमेंट्स बनाने से अवॉइड किया जा सकता है। भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का मानचित्र बनाकर इसमें प्रभावित होने वाले स्थानों को इंगित करना। इस प्रकार इन क्षेत्रों को आवास बनाने के लिए छोड़ा जा सकता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वॉल टू स्टॉप लैंड फ्रॉम स्लिपिंग। रिटेंशन वॉल बना सकते हैं ताकि लैंड स्लिप ना करे। रिटेंशन वॉल एक सीमेंटेड वॉल होती है जो भूमि को खिसकने से रोकती है। भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण। देखिए इस डायग्राम में रिटेंशन वॉल यानी प्रतिधारी दीवार को दिखाया गया है। ये आपका एक रोड है और यहां पे ये रहा आपका रिटेंशन वॉल। अगर ऊपर से लैंडस्लाइड हो गया बाई चांस तो ये रिटेंशन वॉल उसको रोकने का काम करेगा।
इंक्रीज इन दी वेजिटेशन कवर टू अरेस्ट लैंडस्लाइड। वेजिटेशन को बढ़ाया जाए ताकि वो मिट्टी को, जमीन को पकड़ के रखे और लैंडस्लाइड को रोका जा सके। भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका वनस्पति आवरण में वृद्धि है। द सरफेस कंट्रोल वर्क्स टू कंट्रोल ड्रेनेज, द मूवमेंट ऑफ लैंडस्लाइड along with रेन वाटर एंड स्प्रिंग फ्लोज। अगर हम लोग रेन वाटर और स्प्रिंग यानी झरनों के फ्लो को प्रॉपर ड्रेनेज कंट्रोल सिस्टम के द्वारा कंट्रोल कर ले तो लैंडस्लाइड को रोका जा सकता है। सतही अपवाह तथा झरना प्रवाहों के साथ साथ भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए पृष्ठीय अपवाह नियंत्रण उपाय कार्यान्वित किए गए हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग का चैप्टर 2 का पार्ट 1 समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चैप्टर 2 के पार्ट 2 को शुरू करेंगे और उसमें हम कवर करेंगे वाटर और नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ को। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग का आज का लेक्चर समाप्त होता है। मैं आशा करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड डे टू एवरीवन। जय हिंद।